नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी में ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि हमारा ये फर्स्ट रिवीजन होगा। और इससे पहले की वीडियो में हमने क्या है, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को बड़े अच्छी तरीके से करवाया है। तो अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे जो चैप्टर जो सिलेबस टर्म 2 में दिया गया है उसके जो एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देखें, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये हमारा जो वीडियो होगी आज की इस वीडियो में हम केवल फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, यानी हम जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन को देखेंगे कि इनको करने के बाद हम एग्जाम में क्या है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जब सीरीज लाते हैं तो केवल आपको एग्जाम में पास करा सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा नंबर आपको लाना है तो उसके लिए आप सभी को पता होगा कि हमें डिटेल से पढ़ना होता है। तो प्यारे बच्चों, प्लीज़ ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे इस वीडियो में जो दिए गए सारे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे प्रकार से करेंगे, जिससे आपका रिविजन हो सकेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हमेशा की तरह सभी जानते हैं कि हम ये यानी कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी 1 अंक वाले जो प्रश्न है और 3 वाले और 5 वाले, इनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये चैप्टर किसके बारे में है, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा है। आपका मतलब ये कि ये जो चैप्टर हमारा इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको जो पढ़ना है प्यारे बच्चों, यातायात के साधन के बारे में और संचार के साधन के बारे में। ये जो पूरा चैप्टर आपका इसी पर है। तो हमें सबसे पहले देख लेना है कि कौन कौन से चीज़ होते हैं, यानी यातायात के साधन में परिवहन के साधन आपके हो जाएंगे स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, ठीक है। और इसी तरह संचार के साधन आपके हो जाएंगे। तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो है यानी अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, यानी 1 अंक वाले प्रश्न हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय मार्ग यानी कि राजमार्ग का नाम लिखिए। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नेशनल हाईवे 44 है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे पहले नेशनल हाईवे नंबर 7 था जो चेंज हो चुका है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। यानी कुछ ऐसा टॉपिक भी है जिसको आप पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जैसे सड़क मार्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी विशेषता के बारे में, क्योंकि इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा सड़क मार्ग के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि उस प्राधिकरण का नाम लिखिए जिसके माध्यम से महाराजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। यानी उस प्राधिकरण का नाम आपको बताना है जिसके माध्यम से महाराजमार्ग का निर्माण किया गया है। यानी कि सड़क के जितने भी प्रकार हैं आपको उनका पता होना चाहिए। और सभी सड़क प्रकार के जब जान लेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या है कि उसका निर्माण कौन कौन संस्था करती है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो जब हम देखते हैं तो इसका आंसर आता है कि भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो राजमार्ग परियोजना के जो निर्माण का जो कार्य को करता है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है ये राजमार्ग परियोजना के निर्माण कार्य को क्या है करता है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के सबसे अधिक सड़क घनत्व वाले राज्य का नाम लिखिए। यानी कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व है, तो उस राज्य का नाम आपका कौन सा है, केरल राज्य है। तो इसको भी आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं, यानी कि सड़क घनत्व की अगर परिभाषा पूछ दी जाए तो आपको क्या करना है। तो आपको लिखना है कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। इसको आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे कि भारत का कौन सा सबसे बड़ा पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत एवं सुचारू पोतश्र है। तो ये हमारा मुंबई है, यानी कि मुंबई सबसे बड़ा पत्तन है। पत्तन का मतलब बंदरगाह, जहाँ पर पानी की जहाज रुकती हैं, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत और सुचारू पोतश्र है। और उस नदी का नाम आपको लिखना है जिसका संबंध क्या राष्ट्रीय नौगम्य जलमार्ग संख्या नंबर 1 से है। तो वह कौन सी नदी है, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है ये किस पे बनी है, गंगा नदी भी बनी है। तो इसको आप देखेंगे। ये राजमार्ग संख्या जो हल्दिया से है आपका कहाँ पर है, हल्दिया से इलाहाबाद तक है। तो इसको भी आप देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यानी उस नदी का नाम आपको बताना है जिसका जो संबंध राष्ट्रीय नौगम्य जलमार्ग संख्या नंबर 2 से है। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में आपको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। ये कहाँ से कहाँ तक है इसको आपको देखना है, ये सदिया से धुबरी के बीच है। तो इसको भी आप जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का सबसे दक्षिणावर्ती प्रमुख पत्तन कौन सा है, यानी कि दक्षिण में सबसे जो आपका पत्तन है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि जो भारत का मैप यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आपसे पूछा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका तूतीकोरिन हो जाएगा, ठीक है। तो तूतीकोरिन जो आपका कहाँ पर है, यानी कि ये आपका तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है, तूतीकोरिन। अगला क्या है
क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी। यानी आप सभी जानते हैं कि जो भारत की सबसे पहली जो रेलगाड़ी थी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, जो मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। ठीक है, जो महाराष्ट्र राज्य में है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटक कौन कौन से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार के घटक दो होते हैं, आयात और निर्यात। अब आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है। यानी अगर हम कोई भी सामान अपने देश से दूसरे देशों को भेजते हैं तो उसे हम बोलते हैं निर्यात, और कोई भी सामान दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं उसको बोलते हैं आयात। ठीक है, इसको भी आप जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा समुद्री पत्तन, ये पत्तन कर लीजिए, कौन सा समुद्री पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पत्तन है। तो यह मारवा गाँव है, गोवा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति की जो पश्चात है पहला विकसित पत्तन कौन सा था। तो ये कांडला है। कांडला कहाँ पर है, आपकी गुजरात राज्य में, इसको भी आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो ये कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्री जो तट पे कौन से कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो लंबाई में तो गुजरात है। क्वेश्चन 14 है कि उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो ये मुगल सराय है, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया है। इसका जो नया नाम है क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन 15 कि सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है। तो ये आपकी जो पाइपलाइन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये पाइपलाइन है। क्वेश्चन नंबर जो 16 आपका है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किन महानगरों को जोड़ती है। तो इसको आप देखेंगे तो ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एवं मुंबई, यानी कि 4 बड़े महानगरों को ये जोड़ती है। 6 लेन वाली मार्ग है, इसको भी आप जानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो 2 या 3 अंक में पूछे जाएंगे आपको। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किन, यानी मार्ग की 3 विशेषताएं आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि 3 विशेषताएं कौन कौन सी है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 3 विशेषताएं, तो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो पहला इसमें क्या विशेषता है कि यह महाराजमार्ग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को आपस में क्या है, जोड़ने वाला यह 6 लेन वाला महाराजमार्ग है। इसमें 2 गलियारा है, उत्तर से दक्षिण तक गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, एवं पूर्व से पश्चिम में जो गलियारा है जो सिलचर यानी कि आसाम में है, असम में, तथा पोरबंदर गुजरात में, इसको जोड़ता है। और इस महाराज मार्ग का जो प्रमुख उद्देश्य है भारत के महानगरों को आपस में जोड़ना है। और यह राजमार्ग परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, यानी ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा स्टार कर लीजिए क्योंकि ये जरूर पूछा जाएगा कि सड़क परिवहन क्या है, रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। यानी इसमें आपको सड़क परिवहन के महत्व के बारे में बताना है, इसके लाभ के बारे में बताना है। या कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन के बीच की कड़ी है, यानी कि रेल परिवहन और वायु परिवहन की बीच की कड़ी है। क्यों, क्योंकि हम क्या है, सड़क परिवहन के द्वारा ही क्या हम अगर या तो ट्रेन पकड़ने जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हम इसके द्वारा ही जाते हैं। तो इसलिए अब ये पूछा जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो रेल की अपेक्षा क्या सड़क परिवहन के लाभ, यानी अगर लाभ पूछा जाए या महत्व पूछा जाए तो आप उसका आंसर यही लिखेंगे। पहला है कि निर्माण लागत कम है, यानी कि सड़क की अपेक्षा रेल की अपेक्षा सड़क का जो निर्माण इसमें लागत बहुत कम है। और ये उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभाग पर भी बनाई जा सकती है, यानी कि जहाँ पर संभव नहीं वहाँ पर भी बनाई जा सकती है। और कम दूरी व वस्तुओं के लिए भी कम खर्चीली है, यानी हम कम दूरी के लिए भी सड़क परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या है, घर घर तक अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है, यानी कि आप घर से इसको कोई ऑटो या ओला बुक करते हैं या ट्रेन पकड़ने जाते हैं, आपको जहाँ पर जाना रहता है आप वहाँ तक जाते हैं। और यह अन्य परिवहन के साधनों को क्या आपस में जोड़ता है, यानी हमें अगर ट्रेन पकड़ना है तो हम सड़क मार्ग से वहाँ पर जाते हैं, हवाई जहाज़ पकड़ना है एयरपोर्ट पे जाना है तो हम भी उसके रास्ते से जाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि हमारे जीवन को समृद्ध तथा आरामदायक बनाने में परिवहन एवं संचार के साधनों की भूमिका की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है कि जो परिवहन के साधन है या संचार के साधन है, इनके आने से क्या है हमारे जीवन को काफ़ी आराम, यानी हमें आरामदायक महसूस करते हैं, हमारे जीवन को ये एक समृद्धि प्रदान करते हैं, यानी कि एक किस प्रकार से ये हमारे जीवन को क्या है उपयोगी बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, यानी इनसे हमारा जीवन बहुत सरल हो गया है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि परिवहन और संचार के साधन के बारे में हम देखते हैं। तो जीवन को समृद्ध तथा आरामदायक बनाने में
परिवहन एवं संचार के साधनों की भूमिका। तो आप सभी जानते हैं कि आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा है। यानी कि हमारा जो भारत है ये बहुत बड़ा विशाल देश है। यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है, यानी भाषा के आधार पर देख लीजिए, संस्कृति के आधार पर, फिर भी इतना विविधता के होते हुए क्या हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। तो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? परिवहन के द्वारा जुड़े हुए हैं, संचार के साधन के द्वारा जुड़े हुए हैं। आगे देखिए बच्चों, रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास को अनेक कारणों से सहायक है। ठीक है। स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी। यानी अगर हम एक स्थान से यानी कि लोकल पैलेस से देखें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो व्यापार ने क्या किया है? अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी। यानी कौन से? ये यातायात के साधन और संचार के साधन, क्योंकि आज हम एक जगह से बैठ के पूरे विश्व में व्यापार कर सकते हैं। यानी कि हम बिना जाए किसी को पैसा भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, यानी कि पूरा व्यापार हम क्या संचार के माध्यम से करते हैं। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों को भी क्या है? बढ़ोतरी प्रदान की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में क्या है? सहायक है। तो चलिए देखते हैं। यानी कि पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में, तो पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार के बजाय आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। यानी कि हम जब भी पर्यटन करते हैं तो हम व्यापार नहीं करते, हम घूमने जाते हैं, यानी कि मनोरंजन करने के लिए उद्देश्य से ही जाते हैं। तो यह भारत में रोजगार और विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि हमारे देश में अगर कोई विदेशी पर्यटक यहाँ पर आएंगे अगर घूमने के लिए, तो यहाँ की चीज़ों को यूज करेंगे, सामानों को खरीदेंगे, तो इससे हमें क्या विदेशी मुद्रा प्राप्ति होती है। ठीक है। फिर क्या है कि पर्यटन क्या है? राष्ट्रीय एकता को भी क्या है? प्रोत्साहित करता है। पर्यटन से स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को बल मिलता है। तो अब इससे क्या है कि पर्यटन यहाँ पर आते हैं, हमारे जो स्थानीय जो हस्तशिल्प कला है इनका भी यूज करते हैं। ठीक है। तो पर्यटन क्या है? बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? रोजगार उपलब्ध करवाता है। यानी कि जो पर्यटन होता है यह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट द्वारा क्या ये हमें क्या है? रोजगार देता है। फिर पर्यटन उद्योग का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। तो विदेशी भारत में सांस्कृतिक विरासत, भारतीय सभ्यता, प्रकृति सौंदर्य, रोमांच और चिकित्सा तथा व्यापार के उद्देश्य से पर्यटन के लिए आते हैं। यानी कि जो विदेशी यहाँ पर आते हैं भारत की धरोहर को देखने के लिए आते हैं, और भारतीय सभ्यता यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य को भी, और कुछ चिकित्सा के द्वारा और कुछ व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं। और क्या है? भारत में ये पर्यटन उद्योग के विकास की काफ़ी संभावना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। तो परिवहन व संचार एक दूसरे के पूरक हैं, व्याख्या कीजिए। यानी कि जो परिवहन व संचार के साधन है एक दूसरे के विपरीत न होकर एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसकी आपको व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं। तो परिवहन व संचार एक दूसरे के पूरक के रूप में किस प्रकार से काम करते हैं। तो संचार और परिवहन के बिना औद्योगिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है ना। तो परिवहन की सहायता से ही कच्चे माल और निर्मित माल को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। यानी कि परिवहन के साधन के द्वारा हम कच्चे माल को एक स्थान से दूसरा स्थान पर भेज सकते हैं, और तैयार माल को भी हम एक जगह से दूसरा जगह पर भेज सकते हैं। और संचार ने क्या किया? उद्योगों के बीच संपर्क को सरल बना दिया है। यानी कि हम संचार के माध्यम से हम एक जगह बैठ कर क्या है दूर जगह से, यानी कि पूरे विश्व में हम क्या है जुड़े रहते हैं। यानी कि हम संचार के माध्यम से हम उद्योगों के बीच में क्या संपर्क स्थापित करते रहते हैं। यानी कि एक जगह से बैठ के हम पूरा व्यापार कर लेते हैं, लेन देन सब कर लेते हैं, पूरे मार्केट का हम क्या ब्यौरा पता कर लेते हैं, जिससे क्या है विश्व के किसी भी कोने से व्यापार करना आसान हो गया है। संचार के साधनों से ही हमें क्या नई तकनीकों, विभिन्न उत्पादों आदि की जानकारी भी प्राप्त होती है, क्योंकि हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो मार्केट का सभी पता चलता है। ठीक है। तो परिवहन और संचार के साधनों के विकास में विश्व को एक ग्लोबल
यानी कि वैश्विक गांव बना दिया। यानी कि हम परिवहन और संचार के साधन के द्वारा क्या है, एक पूरे विश्व के साथ एक गांव की तरह जुड़ गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ करने वाले हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यानी कि 5 अंक वाले प्रश्न या 4 अंक वाले प्रश्न, जिस प्रकार से पूछे जाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। उसमें यह पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कि किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक विकास का सूचक है। तो इस कथन की आपको व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं, व्याख्या करते हैं हम। तो किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक विकास का सूचक है। क्यों है? क्योंकि दो राष्ट्रों या देश के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी हमें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा को देखना है। तो हमने देखा था कि दो राष्ट्र या दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्र का आर्थिक विकास का बैरोमीटर क्यों कहा जाता है। तो आपको इसका आंसर देना होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्र का आर्थिक विकास का बैरोमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति ही उसके आर्थिक विकास की सूचक होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन चाहे जिस प्रकार से आए उसका आंसर आपको यही लिखना है। फिर आगे देखते हैं कि संसाधनों की क्षेत्रीय उपलब्धता के कारण ही सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कृषि और उद्योगों के लिए मांग उत्पन्न करता है। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। आगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय आय को बढ़ाने तथा आर्थिक विकास में सहायक या सहयोग करता है। तो कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइपलाइन परिवहन को परिभाषित करते हुए उसके लाभ को बताना है। यानी आपको करना क्या है कि जो यातायात के साधन है ना सबको पढ़ लेना है, संक्षिप्त रूप में जरूर पढ़ लेना है कि स्थल मार्ग पे कौन कौन से साधन है। स्थल मार्ग पे सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, पाइपलाइन है। पाइपलाइन थोड़ा सा नया है तो इसको आपको देख लेना है। फिर जल मार्ग के बारे में आपको पढ़ लेना होगा, है ना, कितने कौन कौन से जल मार्ग हैं। फिर आपको देख लेना है वायु मार्ग के बारे में पढ़ लेना है कि वायु मार्ग क्या है, कि अगम्य यानी कि दुर्गम स्थानों पर भी बड़े आसानी से जा सकते हैं, या आपदा के समय भी हम परिवहन यानी कि वायु परिवहन का यूज करके राहत सामग्री पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इन सबको आपको पढ़ के जाना प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते रहें, क्योंकि मेहनत लगता है प्यारे बच्चों। आप लोगों के लिए इतना किया जा रहा है तो लाइक तो कर ही सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं कि पाइपलाइन परिवहन को परिभाषित करते हुए उसके लाभ को बताना। यानी कि ये जो पाइपलाइन है एक नया परिवहन का साधन है, क्योंकि आप सड़क परिवहन रेल परिवहन के बारे में जानते हैं। तो ये आपका जो पाइपलाइन है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि आप चित्र में देख रहे होंगे कि पाइप यानी कि पाइप के द्वारा क्या है, हम तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाते हैं। यानी अब तक आप देख रहे हैं कि हम पाइप के द्वारा हम क्या है जल की सप्लाई करते हैं, लेकिन अब क्या है तेल की भी सप्लाई से हो रही है, या किसी ठोस पदार्थ को तरल पदार्थ में बदल कर भी हम उसकी सप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यानी कि पाइपलाइन स्थल परिवहन का एक नया साधन है। इसका प्रयोग जल, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद एवं गैसों के परिवहन के लिए किया जाता है। तो ठोस पदार्थ को भी तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। यानी कि चित्र में देख रहे हैं इस पाइप के द्वारा क्या है कि भेजा जाता है। ठीक है, अब क्या है कि पाइपलाइन बिछाने की जो लागत तो अधिक है, क्योंकि पाइपलाइन को बिछाने में इसकी लागत सबसे ज़्यादा आती है, लेकिन अगर एक बार पाइपलाइन बिछा दी जाती है तो इसकी देखरेख में बहुत कम खर्च आता है। ठीक है, और इससे समय की भी बचत होती है। तो यह है सुरक्षित भी है और सुविधाजनक साधन भी है। तो इसके बारे में आप समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। तो अगर इस चैप्टर की एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आप देख लेंगे ना तो बहुत आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम पूरा कंप्लीट करा देते हैं सड़क परिवहन के बारे में। तो क्वेश्चन थर्ड जो आपका प्यारे बच्चों, कि भारत के सड़कों का उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है कि भारत में सड़कों के प्रकार के बारे में पढ़ना समझना है। तो थोड़ा हम जल्दी देखेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें डिटेल है पूरा। तो सबसे पहले देखिए कि भारत में सड़कों के प्रकार कौन कौन से हैं। यह स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, सीमांत सड़कें और कुछ अन्य सड़कें हैं। यानी कि जहाँ पर आप रोड पर जाते हैं ना, येलो कलर का जो आपको पत्थर दिखाई देता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग होता है। जहाँ पर ग्रीन कलर का आपको पत्थर दिखाई देता है प्यारे बच्चों वो राज्य राजमार्ग होता है, यानी कि स्टेट हाईवे। और जहाँ पर आपको ब्लैक कलर का पत्थर दिखाई दे, यानी कि जहाँ पर ये ग्रीन है वहाँ पर ब्लैक रहेगा तो वो जिला मार्ग होगा। ठीक है, और जहाँ पर आपको नारंगी रंग का दिखाई दे वो रूरल हो गया। और कुछ अन्य सड़कें भी हैं। अन्य सड़कों में जैसे कि आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा, ठीक है,
तो चलिए एक एक करके सबको देखने वाले फास्ट रिवीजन के तौर पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, यानी इससे आपके बहुत सारे जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपको कराया गया था, यानी कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, यानी कि 4 बड़े महामार्गों के जोड़ने के लिए जो आप जोड़ रहे हैं, इससे क्या है चतुर्भुज का निर्माण होता है। तो इसके बारे में देखते हैं कि भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, कोलकाता चेन्नई, चेन्नई मुंबई और मुंबई दिल्ली को जोड़ने के लिए 6 लेन वाला महामार्ग बनाया है। तो इसको क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। इसके अंतर्गत 2 गलियारा है। तो 2 गलियारा कौन कौन से, इसको भी आप देख लेते हैं। यानी ये उत्तर से दक्षिण गलियारा, ठीक है, और ये आपका क्या पश्चिम से पूर्व गलियारा है। तो ये आप देख रहे होंगे चित्र में। तो इसके अंतर्गत 2 गलियारा है। पहला उत्तर दक्षिण गलियारा जो क्या है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। दूसरा पूर्व पश्चिम जो गलियारा है जो सिलचर यानी असम और पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। तो इस महामार्ग का प्रमुख उद्देश्य यही है कि भारत के महानगरों को आपस में जोड़ना है, और इसका निर्माण भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा किया जाता है। चित्र में आप देख रहे होंगे। तो चलते हैं अगले सड़क मार्ग के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी देश में स्थित विभिन्न दूरस्थ भागों को जोड़ने के लिए इस जोड़ने वाला ये मार्ग है। इनको प्राथमिक सड़क तंत्र भी कहा जाता है, यानी कि आप येलो कलर जहाँ पर देखते हैं, है ना। इनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, यानी कि CPWD। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। आगे देखते हैं राज्य राजमार्ग। तो राज्यों को क्या है राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क जो होती है राज्य राजमार्ग कहलाती है। तो इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का जो कार्य होता है यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD द्वारा किया जाता है। जिला मार्ग को देखते हैं, यानी कि जहाँ पर ब्लैक कलर का पत्थर होता है वो जिला मार्ग होता है। तो यह सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को क्या है जिला मुख्यालय से जोड़ती है। तो इन सड़कों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं सीमांत यानी कुछ सीमावर्ती सड़क भी होते हैं। तो भारत सरकार का एक विभाग है सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों की देखरेख और निर्माण का कार्य भी करता है। तो यह जो संगठन था 1960 में बनाया गया था, जिसका कार्य क्या था उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। यानी इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों तक भी क्या पहुंचना आसान हो गया है। तो इन सड़कों के कारण इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी काफ़ी सहायता पहुंचती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। तो कुछ अन्य भी सड़कें हैं, यानी इसके अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। यानी कि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत क्या था कि प्रत्येक गांव को क्या है सड़क मार्ग यानी कि शहर से जोड़ा गया था। तो यही है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। तो इस परियोजना का उद्देश्य यही है कि भारत के जो प्रत्येक गांव है इनको क्या है पक्की सड़कों द्वारा क्या है सड़क की मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में वायु परिवहन के महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी कि अगर आपके वायु परिवहन की महत्व या विशेषता के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा तो आप इसका लिखेंगे। तो वायु परिवहन की विशेषता या महत्व के बारे में हम देखते हैं। तो पहला क्या है कि वायु परिवहन तीव्रतम परिवहन का साधन, यानी कि बहुत तेजी से चलने वाला है। तो यह बहुत ही आरामदायक है और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। तो वायु परिवहन द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को भी क्या है बड़ी आसानी से पार किया जाता है या पार किया जा सकता है। साथ ही साथ देश के जो पूर्वी यानी उत्तर पूर्वी भागों में वायु परिवहन ने पहुंच आसान बना दी है। यानी कि जहां पर नहीं पहुंच सकते हैं सड़क के द्वारा रेल के द्वारा, वहां वायु परिवहन के द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। प्राकृतिक आपदा के दौरान भी क्या है राहत उपायों या राहत कार्यक्रम को समय पर भी तत्काल क्रियान्वयन कराने में वायु परिवहन की विशेष भूमिका रही है। यानी कि आपदा के समय क्या है राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ये वायु परिवहन बहुत ही सर्वोत्तम साधन है। बहुमूल्य वस्तुओं एवं शीघ्र प्रारंभ होने वाले साधनों का भी आयात अथवा निर्यात में वायु परिवहन का विशेष योगदान रहा है। यानी वायु परिवहन के द्वारा भी हम क्या है कुछ वस्तुओं को भेजते हैं और मंगाते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रेल परिवहन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है कि भारतीय रेलवे देश के आर्थिक विकास के साथ साथ उद्योग और कृषि के विकास को भी बढ़ावा देती है। तो इस कथन को आप क्या उदाहरण से स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं।
तो भारतीय रेलवे देश के आर्थिक विकास के साथ साथ उद्योग और कृषि के विकास को बढ़ावा देती है। इसके निम्न कारण हैं, क्या है देखते हैं कि भारत में रेल परिवहन वस्तु और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। तो रेल परिवहन अनेक कार्यों में भी सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से अधिक समय से क्या है, भारतीय रेल क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में जानी जाती है। यानी कि जो भारतीय रेलवे है ये एक मतलब कई एक सालों से क्या है, ये एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में जानी जाती है, क्योंकि बहुत कम पैसों में हम ज़्यादा दूरी तक की यात्रा हम रेल परिवहन से ही करते हैं। तो भारतीय रेलवे देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान है। भारत में रेल क्या है, देश की आर्थिक जीवन को भी बात कर रखती है। तो भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने क्या किया कि इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इसको हमने कंप्लीट कर दिया। तो इसके अलावा कुछ और भी जो क्वेश्चन आप उसको देख लेना प्यारे बच्चों। साथ ही साथ एक बार फिर कहना चाहेंगे हम कि आप इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये हमारी ये फास्ट रिविजन होता है। तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपके एग्जाम से संबंधित, बोर्ड एग्जाम से संबंधित आपको आसानी से मिल सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है प्यारे बच्चों। खास तौर से ये आपके लिए ही बनाई जा रही है। अगर आपको इस चैप्टर की यानी चाहिए आपको, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा, यानी कि बहुत सारी PDF आपको मिल जाएगी। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को सर्च करिए। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे।